आप लोग लैब में एक छोटा चूहे के बराबर बच्चा बनाते हैं, फिर उसको ऐसे भ्रूण में डालते हैं, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। और साइंस की टेक्निक है और इसके माध्यम से कई लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आने वाले समय भी होते रहेंगे। तो उसमें आपको पीरियड्स के बाद इंजेक्शंस लगते हैं डेली 10 से 12 दिन या 9 to 10 डेज उनके एग्स निकालने का प्रोसेस होता है एंड देन स्पर्म्स देते हैं हस्बैंड। कि अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ठीक है, या आपकी माहवारी बंद हो चुकी है या आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रही हैं या हस्बैंड के शुक्राणु बहुत कम है आपके, ग्रेड फॉर एंडोमेट्रोसिस है। औरतें जो होती हैं ना उनका गर्भ धारण करने की एक सीमा है, उनके एग जो बोलते हैं वो साइकिल फिक्स्ड होता है। वही दर्द, वही प्रेम, हर चीज़ आप सेम फील करती हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप बेम सेल देख रहे हैं। ये वीडियो उन सभी माताओं के लिए ज़रूरी है, उन सभी औरतों के लिए ज़रूरी है जो माँ बनना चाहती हैं। उम्र के किसी भी पड़ाव में जब भी आप थक गए हों, हार गए हों, उम्मीद छोड़ चुके हों, तब भी आप माँ बनने का सुख पा सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने के लिए मिलेगा कि ये कैसे सच हो सकता है और आपकी सूनी को कैसे खिलखिला उठती है। हमारे साथ पूनम मैम है, इनका गाइनो में 16 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आईवीएफ में इन्होंने 10 साल तक जो है वो प्रैक्टिस की है। कई ऐसी महिलाओं को जिनको कई डॉक्टर ने पहले कह चुका था कि आप कभी मां नहीं बन सकती, उन सभी के कोख में एक प्यारे बच्चे को दिया है। तो पूनम मैम, आपका बहुत स्वागत है। और मैम, मैं जितना भी आपके बारे में सुनी हूँ उतना पेशेंट से ही सुनी हूँ। कई ऐसी महिलाएं भी, मैंने आज एक दीदी से बात की, उनका चंपा नाम था, वो 20 सालों से बच्चा ट्राई कर रही थी और उनके ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने उनसे कह दिया क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा है और पीरियड भी मिस होने मतलब नहीं आता है तो बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि आपसे मिली और उनके गोद में बच्चा है। तो ये मैम कोई जादू है, कैसे हो रहा है ये? देखिए, जादू तो मैं नहीं बोलूँगी, ये एक बट ये भी है कि एक साइंस की टेक्निक है और इसके माध्यम से कई लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आने वाले समय भी होते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जादू शब्द सही नहीं है इसके लिए। इसके लिए हम ये बोलेंगे कि ये एक विज्ञान का ही विज्ञान है एक्चुअली, जादू नहीं है ये। पर मैम, जितने भी लोग मिल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि हमने भगवान को नहीं देखा है। पर पूनम मैम हमारे लिए वो मैसेंजर की तरह हैं, वो दूत हैं जो भगवान का रूप बन के आई। क्योंकि जिनकी लाइफ में बच्चा नहीं है वो परेशान है। तो मैम, मैं थोड़ा आईवीएफ के बारे में समझना चाहती हूँ और उससे जुड़े जो मिथ हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। तो ये आईवीएफ को लेके एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि उससे हुआ बच्चा कमजोर होता है, ये कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज जितने सालों में जो भी रिसर्च हुए हैं या जो भी आए हैं उनसे देखा गया है और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो आईवीएफ के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हेल्दी एंड नॉर्मल बच्चे होते हैं। उनका डेवलपमेंटल ग्रोथ है या उनका आईक्यू लेवल है वो सारा जो नॉर्मल बच्चों की तुलना में बिल्कुल सेम है, सेम लेवल पे है। और जितनी प्रॉब्लम्स नॉर्मल पॉपुलेशंस में होती है उतनी प्रॉब्लम आईवीएफ के बच्चों में भी है। ऐसा नहीं है कि आपने आईवीएफ से बच्चा कराया है तो उन बच्चे में कोई मानसिक बीमारी है या शारीरिक रूप से असमर्थ है वो। तो ये सच नहीं है? आईवीएफ को लेके लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी बीमारी चल रही है, आप उससे टैकल कर सकते हैं आईवीएफ में। बिल्कुल, ये है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी जो आपकी फैमिली में रन कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम तभी हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। बट इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी, एम्ब्रियो बायोप्सी। इसमें गर्भ में बच्चा डालने से पहले उसकी बायोप्सी होती है और हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वही भ्रूण डाला जाता है जिसमें वो डिजीज ना हो। अच्छा। और अगर वो डिजीज है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम उस बैरियर को तोड़ सकते हैं कि अगर आप अनुवांशिक बीमारी से कोई ग्रसित है तो इसमें क्या जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं उससे भी टैकल कर सकते हैं? बीपी, शुगर, थायराइड, बाल झड़ना, ये सब? नहीं, एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारी वजह से हुआ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जीन्स का रोल्स नहीं होता है, तो ये सब बीमारियों से तो नहीं। बट डेफिनेटली कि कोई थैलेसीमिया है जिसमें खून की कमी हो जाती है बच्चे में, या फिर उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ, या बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसमें बच्चे पैरालाइज रहते हैं या मसल वीक होता है। ऐसे केसेस में काफ़ी हेल्प मिलता है। बट अगर आप बोलेंगे कि डायबिटीज़ और थायराइड के लिए करें तो ये थोड़ा सा
इट्स नॉट पॉसिबल। जो जो भ्रूण हम सेलेक्ट करते हैं जी, उससे उसमें ये भी पता होता है क्या कि कौन सा बच्चा एकदम आईएएस पीसीएस इंजीनियर वाला है? हुँ। ऐसा नहीं नहीं होता है। देखिए, ये एक्चुअली मिथ है। आपका जो आईक्यू लेवल है वो पेरेंट्स के कई बार उनके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, उनके जीन्स पे डिपेंड करता है। और सेकंड होता है कि आप किस तरह से बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको कितना सहयोग मिल रहा है आपका, उस पे डिपेंड करता है। ये तो भ्रूण से हम पहचान स्मार्ट नहीं स्मार्ट पाते। भ्रूण नहीं होता है स्मार्टनेस वो। नहीं, ऐसा नहीं यू होता है। कैन ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है आईएएस बनेगा या इंटेलिजेंट बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। ये एक्चुअली ये मिथ है कि हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैम और भी वो है कि ये जो आईवीएफ है उसमें हमारा बच्चा नहीं होता है, वो मेरा अपना बच्चा नहीं होता है, इसमें कितना ये भी एक मिथ है कि मेरा बच्चा नहीं होता है। अगर और ये जो कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें पेशेंट्स को खुद कंसीव नहीं करना चाहिए, या उसके एग्स में प्रॉब्लम होती है या स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, तब पेशेंट्स को बताया जाता है ये। बट अदरवाइज जितने पेशेंट को बोला गया है कि आपका बच्चा है, तो उन्हीं का बच्चा होता है, उन्हीं के स्पर्म्स यूज होते हैं और उन्हीं के एग्स यूज होते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है तो हम चेंज करते हैं, और वो पेशेंट्स के कंसेंट के बाद ही होता है। अगर पेशेंट के माइंड में ये होता है कि हमारा बच्चा चेंज हो गया है, तो ये एक मिथ है। वो लैब में काफ़ी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जहाँ पे आपको बार बार चेक किया जाता है कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो। पेशेंट शुड इस बी पे इससे जुड़ी बहुत सी फिल्में भी आई हैं जिसमें ये चेंज हो जाता है और ऐसा कुछ। देखिए, फिल्में एक माध्यम है जिसको लोग उसमें ह्यूमर भी डाल देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक गलत है, और ये कोई ह्यूमर की बात नहीं है। और इट्स अ वेरी लीगल थिंग्स, मेडिको लीगली हम काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ भी है हमारे पास। बट मैं बताना चाहूँगी कि ये मिथ ही है। लाइक कोई कपल का कोई मिक्स होना और या बच्चा ऐसा आपका नहीं, ऐसा ऐसा होता चेंज नहीं होता है। चेंज करते ही नहीं है, होता नहीं है, और हो रहा है तो वो गलत है। जी, बिल्कुल। मैम मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसको ये घबराहट हो, वो आईवीएफ से डर रहा हो कि अरे ये बहुत पेनफुल होगा, ऐसा जी, कुछ। बिल्कुल। एक बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं, ऐसे यही एक एग्जांपल नहीं है, बिकॉज़ वो कई बार दूसरे पेशेंट का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कई बार इंटरनेट से आते हैं, यूट्यूब में देख के आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, हर पेशेंट की सेंसिटिविटी लेवल अलग-अलग होती है। किसी को सुई चुभाती है तो आप हल्का दर्द होता है, और किसी को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेम आईवीएफ है, इसमें घबराहट तो होती है सामान्य रूप से। अगर आप अस्पताल में आ रही हैं और आप आईवीएफ वर्ड सुनती हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि मैं आईवीएफ कराने जा रही हूँ। डेफ़िनिटली उनके मन में घबराहट होती है। बट जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। इसमें जो इंजेक्शंस भी लगते हैं वो भी एक तरह से पेनलेस इंजेक्शन ही होता है, मामूली दर्द होता है। हाँ, मेन ज़रूरी है कि आप उसके बारे में जानें, आपको पहले से पता हो, और आप उसके लिए तैयार रहें मेंटली एज़ वेल एज़ फिज़िकली। क्योंकि हम सिर्फ़, और यहाँ पे भी जब हम करते भी हों तो जस्ट आपको स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप पेशेंट को काउंसल कीजिए कि आपको कैसे किस-किस प्रोसेस से गुज़रना है। अगर आप वो उनको पता मैम रहता है। अगर आप बता पाए तो थोड़ा मुझे जी, प्रोसेस के जैसे बारे कि में लाइक बताएं। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं कि क्या रीजंस है ये जो कंसीव नहीं हो पा रही है। बिकॉज 80% से ज़्यादा कपल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर कंसीव हो जाते हैं, बट 15 से 20% हैं जो आपको कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या रीजंस है कि जो आईवीएफ के लिए आए हैं, नेचुरली भी नहीं हो रहे थे, और जो नॉर्मल डॉक्टर्स गैंग्रेस से मिलने के बाद भी नहीं हो रहे हैं। अगर पेशेंट को मुझे लगता है कि हाँ, आपको आईवीएफ की ही ज़रूरत है, तो उनको पहले बताया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन के पेशेंट होते हैं, वो काफ़ी टूटे हुए होते हैं, निराश होते हैं। तो सबसे पहले उनको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, और मैं देती भी हूँ कि आपका हो सकता है बेबी, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये मेरे लिए टफ हो सकता है बिकॉज़ ये लैब में प्रोसेस हमारा है, लेकिन आपके लिए एक स्मूथ थिंग्स है। आपको आना है, थोड़ी देर की बैठना है, आपको स्कैन कराना है, इंजेक्शंस लगेंगे और आप चली जाएँगी। बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो वो भी बता देते हैं कि कभी हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी घबराहट हो, या खाने भूख ना लगे आपको। तो अगर आप ये सब बातों को पेशेंट्स को पहले से बता के रखती हैं, तो पेशेंट भी रेडी रहता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कपल को मिलके रहना चाहिए। लाइक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है समटाइम्स, बिकॉज़ इसमें कई बार होती है हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है साथ में, और आप जो आईवीएफ सेंटर्स का सपोर्ट है, तो जो पेशेंट्स है वो काफ़ी ईज़िली अपनी आईवीएफ जर्नी पूरी कर लेती हैं। एक सोसाइटी बैरियर बहुत है मैम, हमारा हमारा समाज आज भी आईवीएफ जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसको ये लगता है कि ये
लैब में तैयार किया हुआ बच्चा है, ये कोख में पला बच्चा नहीं है, ये इस चीज़ पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जस्ट इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज ही है, जो धीरे-धीरे दूर हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अभी फिर भी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा हुआ है। इवन चाहे आपके गाँव के लोग हों या शहर के लोग हों या महानगर के लोग हों, वो हर कोई जा रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोगों की सोच भी बदलेगी। तो मैम मुझे ये बताइए, ये प्रोसेस कैसे होता है? ये क्या होता है? मतलब इसको आईवीएफ जो एक्चुअली वर्ड है, जिस पहले आम भाषा में बोला जाता था टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आईवीएफ जो होता है इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो भी आपके शरीर के अंदर जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होती है उसको हम 80% तक उसको शरीर से बाहर या लैब में प्रोसेस करते हैं। तो इसमें पेशेंट जब भी आता है, सबसे पहले उसके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद अगर वो आईवीएफ के लिए है पेशेंट, तो उसमें आपको पीरियड्स के बाद इंजेक्शंस लगते हैं डेली, 10 से 12 दिन या 9 टू 10 डेज़, वो इट्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। 9 टू 12 इंजेक्शंस लगते हैं। पेशेंट्स आते हैं, 2 से 3 बार स्कैन होता है। उसके बाद उसको ओटी में ले जाया जाता है और अंडर एनेस्थीसिया उनके एग्स निकालने का प्रोसेस होता है। एंड देन स्पर्म्स देते हैं हस्बैंड और उससे भ्रूण बनता है, जो 5वें दिन का डाला जाता है आज के टाइम पे। लाइक पहले 3rd डे होता था या 5th डे का भ्रूण डाला जाता है। तो मोस्टली पेशेंट्स को 1 टू 3 मंथ्स का टाइम है इसमें लगता है। कुछ पेशेंट को ज़्यादा भी लग सकता है, बट 1 से 3 महीने का प्रोसेस होता है ये। तो जो पेट में या उसमें हाँ। 9 महीने रखना होता है बच्चा, या कम दिन में होता तो है? इसमें क्या है कि आपको जब सही टाइम आता है तो हम उस भ्रूण को यूट्रस के अंदर डालते हैं, गर्भ के अंदर डालते हैं। उसके बाद जितना नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो टाइमिंग है, इसको बोला जाता है कि 9 मंथ, है ना? 9 महीने बोलते हैं कि आपको 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है। वो सेम है आईवीएफ में भी। इट्स नॉट अ डिफरेंट जर्नी। ऐसा नहीं है कि बना नहीं, बनाया बच्चा। नहीं बच्चा बनाया नहीं, वो भ्रूण है। ओके। एक्चुअली जैसे आप पति-पत्नी जब आपस में संपर्क में आते हैं और जिस तरह से शुक्राणु और अंडा मिल के शरीर के अंदर बनता है और गर्भ में डाला जाता है, उसी टाइम पे हम भी बच्चा डालते हैं। तो सेम है वो ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि उसका नहीं अंग है, बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं? नहीं होता है। वो जस्ट एक जाइगोट, मतलब एम्ब्रियोज होते हैं, जाइगोट होता है जो मिक्स्ड अपना वो बच्चा नहीं है। हाँ, ये भी एक भ्रम होता है कि क्या बना बनाया बच्चा डाला जाता है। उसको बच्चा कहना ही एक्चुअली हम गलत वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। वो एम्ब्रियो होता है एक तरह से। मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब जी, जी। क्योंकि हम गांव वगैरह में भी जाते हैं, पहले तो ये चीज़ें गांव में अवेयरनेस कम है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज भी जब आईवीएफ या ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी की बात होती है, तो उनका ये मानना होता है कि आप लोग लैब में एक छोटा चूहे के बराबर बच्चा बनाते हैं, फिर उसको ऐसे भ्रूण में डालते हैं, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और फिर वो जितना भी बड़ा होता है वो दवाइयों पे होता है, उसमें माँ का कोई रोल नहीं होता। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जो प्रेगनेंसी पीरियड जो और नॉर्मल डिलीवरी वाली या नॉर्मल महिलाएं होती हैं, उन्हीं की तरह रहता है या इसमें कुछ अलग होता है? बिल्कुल, जैसे आपका एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप जैसे बच्चा वो चिपकता है आपके गर्भाशय में जाके, वो सेम प्रोसेस है जो एक मदर, नॉर्मल मदर फील करे या आईवीएफ से मतलब कंसीव आईवीएफ मदर। वाली महिलाओं को भी उल्टी होगी, उन्हें भी बिल्कुल बहुत सेम, सारी सारे चीज़ों से सिम्पटम एलर्जी आप होगी। साइंटिफिकली सोचिए ना, वो सेम बच्चा जाके वहाँ पे चिपका है। हाँ, हुँ। इसमें मानती हूँ मैं कि 2 टू 3 मंथ्स तक आपको थोड़ी-सी मेडिसिन एडवांस लेनी पड़ती है। आजकल तो लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी काफ़ी मेडिसिन चलती है, बट इसमें सपोर्ट के लिए आपको अप टू 12 वीक्स, मोस्टली जो 6 वीक्स ही बोला गया है, लेकिन मैक्सिमम में मैं जानती हूँ तो 12 वीक्स तक आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेशेंट सेम सिम्पटम्स, सेम चीज़ें ही फील करते हैं। इवन जब बच्चा पेट में घूमता है, आईवीएफ की प्रेगनेंसी की मदर्स भी वो किक महसूस करती हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि वो डिफरेंट है, वो सेम प्रोसेस आता है। वही दर्द, वही प्रेम, हर चीज़ आप सेम फील करती हैं। और मदर, ऐसा नहीं है कि आप आईवीएफ से कंसीव हो रही हैं तो आपको लाइक मदर वाली फीलिंग नहीं आएगी, कनेक्शंस नहीं है, नहीं। वो आपके ब्लड से ही ये बंधा हुआ है वो। डिलीवरी भी वैसी है, आपको या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिज़ेरियन नॉर्मल होगी। डिलीवरी भी होती है? नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। आईवीएफ एक रीज़न नहीं है कि आपको सिज़ेरियन कराना है। आईवीएफ नहीं है रीज़न। हाँ, ये क्या होता है कि कई बार ये प्रीसियस प्रेगनेंसी होती हैं या इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या एडवांस एज है, तब मोस्टली सलाह दी जाती है कि आप सिज़ेरियन करा सकते हैं। वरना बहुत सारे पेशेंट हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से कंसीव होते हैं। आईवीएफ का मतलब रेशियो क्या सिज़ेरियन रहता नहीं होगा है। मैम? रेशियो डेफिनिटली थोड़ा-सा ज़्यादा है नॉर्मल से, पर बिकॉज़ मैं देख रही हूँ आजकल ऐसे भी सी सेक्शन ही एग्ज़ैक्टली हो मैं रहा आपको यही है। बताना मेरा चाह खुद रही का हूँ। सी सेक्शन था, जबकि मेरा सब कुछ हेल्दी सब था। कुछ हेल्दी था। बस वो लास्ट टाइम 9वाँ लगने के बाद वो जो मदर वो चीज़ झेल नहीं पाती, मेरा बीपी बढ़ने लगा वो। बिल्कुल। तो वो चीज़ें, वो सब चीज़ कुछ है, हाँ, सही यही था। रीज़न्स आईवीएफ में भी है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस फ़ील किया जाता है कि डिलेड लेबर में जाएँगी या
डायबिटीज़ है या बीपी हाई है या कुछ तरह के प्लासेंटा बोलते हैं ओके, जिसे, हाँ। तो ऐसे केसेस में सिजेरियन किया जाता है। ट्विन्स भी कई बार हो जाते हैं तो ट्विन्स में भी सिजेरियन करना पड़ जाता है। बट आईवीएफ कोई इंडिकेशंस नहीं है कि आपको सिजेरियन ही कराना वो है। मेरी बॉडी है कि मैं उसको आपकी कैसे बॉडी झेलूँ कैसी है बिल्कुल, और और आपका मैंने कितना कैसा है, डाइट लिया कैसा है। डाइट लिया है, कैसी आपकी सिचुएशंस है। क्योंकि हमारा एक्चुअली देखिए जो एम होता है वो होता है कि एक हेल्दी बेबी बॉर्न करना, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो या सिजेरियन हो। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ सिजेरियन सेक्शन को, लेकिन जो एम है कि आपका एक बेबी जो है वो डिलीवरी जो है आपकी वो हेल्दी हेल्दी हो। हो। हाँ, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर आजकल सी सेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो ज़बरदस्ती कि बच्चे को। थोड़ा-सा डेफिनेटली देखिए हमारा जो पहले से जो डाइट है, जो मेहनत, जो चीज़ें बोला जाता है, वो काफ़ी चेंजेस हुई हैं और पेशेंट भी उस तरह के होते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत डिबेट है कि डॉक्टर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये नहीं, क्योंकि मेरा जो, मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरा 9 मंथ तक सब कुछ सही था। मतलब ना बच्चे का वो नाल वगैरह कुछ नहीं लपेटा था, सब कुछ सही, एकदम हेल्दी। बच्चा भी 3.5 किलो का, सब कुछ सही था। लेकिन वो लास्ट टाइम में मैंने ही वो चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाई। वो जो दर्द शुरू होता है वो हर औरत के लिए बहुत वो होता है। चलिए वो छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मैम, कितने एज तक हम बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, कब देखिए तक कर जितनी सकते हैं? अर्ली करें उतना बेटर है। लेकिन अगर ऐसे आप आईवीएफ से जाना चाहती हैं तो जो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई महिला 50 साल के अंदर अंदर है तो वो ट्राई कर सकती हैं, और पुरुष की उम्र 55 साल होनी चाहिए, उसके अंदर अंदर के पुरुष ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल जैसे? देखिए कई बार ना अगर आपको एडवांस एज है, लाइक अगर 45 के बाद है या 40 के बाद है, तो ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, बीपी हार्ट पे इफेक्ट रहता है। तो ये सब चीज़ों को आप चेक करते हो पहले। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तभी आपको कंसेप्शन करना चाहिए। बिकॉज सिर्फ जो एम होता है डॉक्टर का वो सिर्फ बेबी पैदा करना नहीं है। द मदर शुड ऑल्सो भी हेल्दी, एंड मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मदर पहले आती हैं। तो अगर मदर हेल्दी हैं और हम चेक करते हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएंगी, तो फिर उनको सलाह दी जाती है कि आप आईवीएफ के लिए जाइए या ना जाइए अकॉर्डिंग टू हर हेल्थ। अभी मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए, एकदम हेल्दी एज आप क्या मानती हैं? आईवीएफ का नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्दी एज क्या होता है? मुझे लगता है कि हेल्दी एज तो वही है कि जब पेशेंट मेंटली फिट हो, फिजिकली तो हो ही, मेंटली एंड मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक 18 साल को बोला जाता है कि इट्स ए वेरी गुड एज, बट शायद वो मेंटली फिट नहीं होती है। तो आम भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको तो 24 से 28-29 साल की जो उम्र है ये एक अच्छी उम्र मानी जाती है। इससे फर्टिलिटी भी ठीक रहती है एंड पेशेंट्स एक हर तरह से मुझे लगता है कि सेटल्ड रहते हैं। बट वही है कि ये आपकी चॉइस है कि आपको कब प्रेगनेंसी करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज सिर्फ ये बोल देना कि औरत का एक ही काम है, वो बच्चे मैं उसको पैदा सपोर्ट करना। नहीं करती हूँ। बट डेफिनेटली अगर आप जानना चाहेंगे कि एज क्या परफेक्ट है तो 30 से पहले करना इज़ बेनिफिशियल। बिकॉज बहुत सारा बाद में प्रॉब्लम्स आप देख ही रही हैं। इतने आईवीएफ का दर बढ़ा है, उसका रीज़न भी एक यही है कि एडवांस एज मैरिज। बिकॉज आजकल 30 के बाद ही हम मैरिज करते हैं और उसके बाद ही हम ट्राई करते हैं। ये भी पूछना था आपसे कि मतलब ये आईवीएफ को हम कितना ज़्यादा भरोसेमंद मान सकते हैं? मतलब ये प्रश्न एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या पूछा है। नहीं, मतलब बट अगर मैं इसको एज अ महिला जानना चाहती हूँ कि मतलब अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है या मुझे तमाम तरीके की प्रॉब्लम है, कि जब मुझे आप आईवीएफ पे आना चाहिए, ठीक है, ये हाँ अच्छा ऑप्शन बिल्कुल। है, हम्म। या मुझे ठहर कर और इसके बारे में प्लानिंग करना ही चाहिए, या आईवीएफ ठीक है? ये मैं पूछना चाह रही देखिए हूँ। ये आपका एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे डॉक्टर्स ने अगर आपको बताया है कि आपका ये रीजंस हैं, जिसमें कुछ रीजन होते हैं, लेकिन अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ठीक है, या आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, या आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रही हैं, या हस्बैंड का शुक्राणु बहुत कम है, आपके ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस है, तो ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा देखा नहीं नहीं है। गया है। अब कभी भी कोई कंसीव हो सकता है, वो एक अलग मुद्दा है जिसमें हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बट कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें आपको जाना ही पड़ सकता है आईवीएफ के लिए। तो फिर बेटर है कि हम जितनी जल्दी कर सकें, इसमें अब डिले करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको। खासतौर पे तभी एक कि अगर आप 35 ईयर्स के बाद मैरिज कर रही हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए कि आपने एक साल ट्राई कर लिया, उसके बाद डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करना चाहिए, और कुछ अगर निकलता है कारण
तो आप जा सकती हैं IVF मैम के 1 लिए। साल के बाद तो प्लानिंग शुरू होती है कि बच्चा करना है। यही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आइडियली हम 1 ईयर्स तब मानते हैं जब आपकी उम्र 35 साल से कम हो। लोग अच्छा, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी इस बात को कि अगर आप 35 ईयर्स के बाद मैरिज कर रही हैं, तो आपको विदिन 6 मंथ ट्राई करना शुरू करती हैं, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन लेके चलिए। अगर 6 मंथ में आप कंसीव नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली आपको आके टेस्ट कराना चाहिए कि क्या रीज़न्स है। बिकॉज़ जो औरतें जो होती हैं ना, उनका गर्भ धारण करने की एक सीमा है, उनके एग जो बोलते हैं, वो साइकिल फिक्स्ड होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 40 इयर्स के बाद भी या 45 इयर्स के बाद भी बहुत ईज़िली कंसीव हो जाती हैं। ये आईवीएफ से जुड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ। जैसे ये चीज़ें बहुत देखी जा रही हैं कि आजकल बच्चियाँ बहुत कम उम्र में ही जो है उन्हें पीरियड्स वगैरह आने लग रहे हैं, तो इसको क्या देखा जाए? ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ी ये प्रॉब्लम्स तो है, बिकॉज़ मैम है भी और 6th नहीं 7th भी। 8th तक की उसका बच्चियाँ देखिए जो 2 है। चीज़ें होती हैं। एक, जब ऐसे बच्चे कभी होते हैं तो इनमें दो थियरी है। एक तो है कि आपको हो सकता है कि कोई जेनेटिक या कोई हेल्थ वाइज़ इश्यू हो, उसमें भी कुछ बच्चे को होते हैं। लेकिन जो आजकल देखा गया है कि काफ़ी कम उम्र में बच्चों को माहवारी आ रही है या मेंसेस स्टार्ट हो जा रहा है, उसका रीज़न्स देखिए, हमारी जो जिस तरह से आजकल हमारा डाइट है, ठीक है, साथ में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक आपका इंटरनेट, इंस्टा, एवरीथिंग इज ओपन टू किड्स ऑल्सो, ठीक है, उनमें जो आपको सेक्सुअलिटी पे जो डिस्कशन चलता है, वो ये सारे रीजन्स होते हैं जो बच्चों को समय से पहले मैच्योर कर रहे हैं। इवन आप देखेंगे कि हमारे टाइम में हम लोग 10 साल के जब थे, तो वो हम लोग बच्चे थे, बट नाउ 10 साल के बच्चे को इन लोगों ने उस ग्रुप में रखा है, एडोलसेंट ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि वो उनका ब्रेन भी उस तरह से चल रहा है। और जो एक्चुअली यही सब रीजन्स हैं आपको, मोस्टली जो पीरियड्स भी जल्दी आना शुरू हुए हैं, बस सब हमारे डाइट से एंड द इन्वायरमेंटल थॉट पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेप्ट कुछ परसेंटेज होते हैं जिनमें कुछ बीमारियां होती हैं, जिनमें बच्चों को तो जल्दी लड़कियां पीरियड्स हो बहुत जाता है, जल्दी मतलब ये देसी भाषा में मैच्योर हो पूछ रही रही हूँ हैं। बहुत। बिल्कुल वही रीजन्स है आपको कि जब भी वो सोचती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस तो बॉडी में आते हैं। तो ये एज ए सोसाइटी हमें भी इस पे ध्यान देने की बात है। ये इट्स एक नॉट अ गुड आखिरी थिंग फॉर आवर सोसाइटी। ओके मैम, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये आईवीएफ बहुत कॉस्टली होता है, ऑन एन एवरेज कितना कितना महंगा होता है ये प्रोसेस? देखिए, इसमें ये है कि चूंकि आपको एक नॉर्मली हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो बार बार जाते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो शायद पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है कितना हो रहा है। ये एक पूरी प्रॉपर टेक्निक होती है, तो इसमें एक ही बार में कॉस्ट उनका लग जाता है। इसकी वजह से लगता है कि आईवीएफ बहुत महंगा महंगी है। टेक्निक है, लेकिन जिस अगर आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या क्या है, तो समझ में आएगा कि नहीं, ये इसको रिवील नहीं कर रिवील नहीं सकते हैं कर आप? सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली, मतलब तो बिकॉज भी इट्स कितना होता? डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, टू पेशेंट होता है। उनको हाँ, कितना मेडिकल प्रॉब्लम हाँ, है? कितना नीड करता है, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आज मैं कोट कर दूँ तो वो अगले दिन लोग वही 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 अमाउंट उनको मुझे। उसकी इशू नहीं कि वो ब्लेम की बात नहीं है यहाँ पे, वो होती है कि वो फिर प्लान करते हैं, बट हमें नहीं पता है कि उनकी बॉडी को क्या नीड है, कितनी मेडिकेशन चाहिए। कुछ पेशेंट को आपको 6 मंथ तक इंजेक्शन लगना पड़ता है, किसको आपको 1 मंथ 2 मंथ्स में हो जाता है। सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम कंसीव नहीं कर पाने की? आजकल जो इस टाइम पर जो है, मोस्टली एक एडवांस्ड एज या फिर उनका एक का कम होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है। दोनों एक ही रीजन है, मतलब ज्यादा उम्र हो गई है और नहीं, कई लड़के बार की भी आजकल ज्यादा देखा उम्र हो गया गई कि इसलिए 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी प्रॉब्लम आने लगी है कि उनके एज काफ़ी कम हो गए हैं, जो बहुत क्या कारण होता है, ये इसका क्यों होता यही है कि अगर आपका जो डाइट का है? बहुत स्ट्रेस। इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेस का इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली, एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज का भी बहुत इफेक्ट है इस पे कि आप क्या ले रहे हैं। और ये मैंने अभी जो मैंने बोला कि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये 3-4 साल पहले तक मुझे कम मिलता था। नाउ मैं देख रही हूँ कि 22-23 साल की जो भी लड़कियाँ जो आ रही हैं, उनकी भी एक्स काउंट बहुत कम है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग थिंग है ये कि आप क्यों कर रही हैं। सेकंड, पुरुषों के शुक्राणु, उनका भी वही हाल है। लाइक आप इतना जो जंक फूड ले रहे हैं, स्मोकिंग, स्ट्रेस, कंप्यूटर वर्क, मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी आप तो बोलते हैं, लेकिन हम्म। उनके भी स्पर्म्स पहले की तुलना में काफ़ी डैमेज्ड आ रहे हैं आजकल। लाइक सिर्फ कम की बात नहीं है, कुछ आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको मॉर्फोलॉजिकली पुअर स्पर्म्स आ रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं, साथ में कुछ ट्यूब ब्लॉक्स वाले भी पेशेंट आते हैं। पीसीओडी इज ऑल्सो कॉमन, बट पीसीओडी ऐसा है कि उसमें मोस्टली हम लोग आईवीएफ काफ़ी बाद में बोलते हैं करने के लिए, बिकॉज ये पेशेंट कंसीव हो जाते हैं आपको मेडिसिन से या वेट लॉस से। तो ये 2-3 फैक्टर हैं आजकल जो कैसे कैसे मतलब एक कोई हेल्दी मतलब एक कपल हमें देख रहा है, तो हम उन्हें क्या एडवाइस कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप हेल्दी रहें? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि हमारे जीवन में एक तो आपका
मैम आप खान-पान फोन छोड़ने के लिए बोलेंगे, ये नहीं, मैं वो हो कुछ ही नहीं नहीं बोलूँगी, सकता मैं है। आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी फ़ोन देखना, नहीं देखना वो एक डिफरेंट मुद्दा है, उस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप क्या खाते हैं, एक तो वो चूज़ कीजिए कि हम क्या खा रहे हैं। हम्म। जस्ट बाई कि खाना है तो खाना है, ऐसा नहीं करना है। साथ में आप कितने भी बिज़ी हो, कितनी भी दिनचर्या आपकी टफ़ हो, आपको अपने हेल्थ के लिए 30 मिनट्स, 1 आवर्स निकालना ही चाहिए। चाहे वो दुबला हो, चाहे उसका वेट ज़्यादा हो। आप कोशिश कीजिए कि या तो वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, कुछ नहीं तो प्राणायाम कर सकें, योग कीजिए, वाटर इंटेक अच्छा कीजिए। ठीक है, फ़ोन नहीं छोड़ सकते हैं, बट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस है। इवन एक्सेसिव कॉफ़ी एंड टी जो हाँ आजकल, हाँ, वो भी सब अमाउंटेड, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आपको अच्छे से पता भी होता है पेशेंट्स को तो या मैम लोगों ये को कि बहुत मुझे बड़ी क्या बात है। बता रही हैं कि चाय पीने से भी हम जो है इस देखिए, प्रॉब्लम में आ एक्सेसिव सकते बोलते हैं। हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज़ अगर अति है तो वो है। अगर आप 10 कप चाय पी रही हैं तो वो आपको हार्मफुल है आपके लिए। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल नहीं है, वो भी हार्मफुल है। बट अगर लिमिट अमाउंट में ले रहे हैं तो इट्स ओके, बट कोई भी चीज़ को अति नहीं करना है। अल्कोहल भी लोग ऐसे ही लेना शुरू करते हैं कि 1-2 बार ही तो लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो हैबिट बन जाती है, अगर आप दिन में, वीक में अगर आप 3 से बार ज़्यादा लेती हैं फीमेल्स, उनका आप देख लीजिए, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, अबॉर्शन का रिस्क सब आई है। स्मोकिंग, आजकल की गर्ल्स, फीमेल्स स्मोकिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही कर रहे हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स है। ये सारे उनके एक्स के काउंट जो कम आ रहे हैं, आपने अच्छा बताया मुद्दा मुझे कि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि लड़कियां या जो भी पुरुष के लिए भी है ये चीज़, नॉट जस्ट फीमेल, कि आप स्मोकिंग और जो ड्रग्स इंटेक है उसको कम कीजिए। एक्सेसिव जिमिंग, ये भी कई बार इस पर भी आया गया। एक्सेसिव वेट लॉस, सबका कारण, सब कुछ है जिम भी कारण होता है। बहुत ज़्यादा। कि अगर बहुत ज़्यादा किसी जिमिंग करते हैं, उसके साथ जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई बार दे आर हार्मफुल फॉर जिम मेल्स प्रॉब्लम नहीं है, वो सप्लीमेंट प्रॉब्लम है। सप्लीमेंट यस, प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कि क्या कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें, ये सब देख के ही करना चाहिए। हर्बल्स मेडिकेशंस का क्या इफेक्ट है, नोबडी नोज। बट दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच जो रिसर्च पे आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट दीज ऑल आर द फैक्टर्स इसमें ये चीज़ें मैम हैं। आखिरी अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें कि हमें कैसे एक एक औरत को माँ बनने से पहले क्या कुछ अपने आप में बदलाव कर लेना चाहिए, या कोई ऐसा एडवाइस जिससे हम हेल्दी कंसीव कर पाएँ, नेचुरली कंसीव कर पाएँ? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं एक तो ये बोलना चाहूँगी कि समय पे प्रेगनेंसी प्लान करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उसके बाद आपको डिले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज एक उम्र सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नेचुरल प्रेगनेंसी हो। एज इज़ द बेस्ट फैक्टर। हम अगर आप कहीं भी रिसर्च देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, इसमें एज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, जो मैंने आपको बताया है कि आपकी डाइट और कितना फ्रिक्वेंट आप लोग को साथ रहना है, और स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना। ये सब जानते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन लेते हर कोई है, ठीक है ना, और वो जा भी नहीं सकता है। बट स्टिल आप ट्राई कर सकती हैं कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने का खुद से कोशिश कर सकती हैं। और अगर आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कभी झिझकिए मत, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो बोलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, और देख लेते हैं और देख लेते हैं, ये इट्स नॉट ए गुड गुड आइडिया। बिकॉज आप आईवीएफ ना कराएं, लेकिन एटलीस्ट कारण जानें, और अगर कारण का समाधान है तो चिकित्सक से परामर्श लें और उसको उसके थ्रू जाएं आप। आईवीएफ की ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ ही करना है, बट डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए चिकित्सक से, प्रॉपर चिकित्सक से। नहीं कि आप बस इधर मतलब बाबा जी लोग को दिखा रही हैं या जो भी करते हैं। मोस्टली पेशेंट्स का ये है कि आपको 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स तक वो यही करते हैं, झाड़ और फूँक जब झाड़ फूँक करवाते हैं। करते हैं और जब आते हैं तो फिर उनके साथ जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं रहती हैं वो और बढ़ गई बढ़ रहती चुकी हैं। रहती हैं। तो तो डेफिनेटली स्टे हेल्दी एंड यही है। आईवीएफ कोई हुआ नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये पूरा। विज्ञान है, और अब तो आपकी पहुंच भी है। पहले था कि आपको हर जगह, हर सिटी में हर जगह नहीं अवेलेबल थे, चिकित्सक नहीं थे। अब तो इसको आपको, मतलब एज ए गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट है, वो आपको इसलिए अवेलेबल भी करा रहे हैं। पहले के लोग अवेयर भी नहीं थे, आपको हर जगह पहुँचे, चाहे गाँव-गाँव भी ये लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर अगर आपको पता है तो फिर क्यों डिले और करना है जिस आपको? फ़ोन को मैम बुरा कर रही हैं, वो फ़ोन भी बहुत ज़रूरी है, आप बहुत उससे भी ज़रूरी गूगल है। सर्च करके बिल्कुल, बिल्कुल। जान सकते हैं। बिल्कुल, फ़ोन तो छोड़ने के लिए मैंने बोला ही नहीं है कि फ़ोन तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है आपके आजकल। बट हाँ, क्या उसका यूज़ करना है वो डेफ़िनेटली आपको पता रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना मैम आपने जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत है। अगर अब भी लोग ये सोच कर रुक जा रहे हैं कि उनकी किस्मत में नहीं है, तो मुझे लगता है ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने घर से निकलेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, तो अगर
निकलेंगे तो ज़रूर है कि वो प्रॉब्लम तो पता ही चल जाएगी कि देखिए किस वजह हर्डल्स से। तो होती ही है लाइफ में आपको, बिकॉज आपने सही बोला कि सोशल टैबू है, लोग उसको पसंद नहीं करते एक डर हैं, भी डरते है। हैं। एक तो लगता है इनको कि हमारे पैसे भी लग जाएंगे, हम कंसीव नहीं हो पाए तो। बहुत सारे भ्रम है, लेकिन मेरी उनसे एक ये है कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा, और कोई कैसे जान सकता है कि आप में क्या छुपा हुआ है, क्या होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कोशिश करना। आप कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है आपको। जो कोशिश ही नहीं करता वो क्या ही सफलता पाएगा। तो निकलिए घर से, सबसे पहले तो आप निकलिए और परामर्श लीजिए। उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आईवीएफ कैसा है और कैसा नहीं है। मुझे लगता है कि पूनम मैम ने जितनी जानकारी दी है उतने में तो हर इंसान इस बारे में मुंह बना ही सकता है। अगर अब भी आप रुके हुए हैं ये सोच के कि आईवीएफ बहुत डरावनी चीज़ है, बहुत खतरनाक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। क्योंकि आज इतना आसान हो चुका है, कुछ भी आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि आईवीएफ होता कैसे है और कैसे लैब में बेबी को तैयार किया जाता है, उस भ्रूण को तैयार किया जाता है। मैम आपका बहुत धन्यवाद इतना थैंक समय यू। देने के लिए।